Problem number 6. This is your sum. Balance sheet. Keeping in the legal requirement, ascertain the maximum number of equity shares that Afcon Limited can buy back for 25 per shares. Pass the journal entry, buy back and prepare balance sheet thereafter. October 2005 का समय. चलो now first working. Calculate the limit of 25% of own fund. Equity shares 40,000 into 10, 4 lakhs equity shares हुआ. इस सम में हम लोग का प्रेफरेंस शेयर्स है 1000 into 10, 1 लाख. दोनों मिला के हो गया 5 lakhs. सिक्योरिटी प्रीमियम दिया इस सम में 1,27,500. डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व 1,22,500, 1 लाख. दोनों का मिला के हो गया 2,22,500. तीनों का टोटल मिला के हो रहा है 8,50,000. ओके, उस 8,50,000 का हम लोग ने 25% निकाला, वो आ रहा है 2,12,500 और उसको हम लोग ने स्पेसिफाई किया ए. चलो ये वर्किंग कॉपी करके ले लो. नेक्स्ट वर्कआउट है कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड रिमेनिंग आफ्टर बायबैक. ओन फंड 8,50,000 जो हम लोग को ऊपर से मिला. 50% ऑफ लोन फंड, तो हम लोग का लोन फंड सिर्फ डिवेंचर्स है इस सब में 8 लाख है. 8 लाख का मैंने 50% निकाला तो कितना आ गया 4 लाख. ओन फंड में से वो 4 लाख को मैंने माइनस कर दिया तो आया मेरा 4,50,000. तो ये वर्किंग हो गया मेरा बी. चलो ये वर्किंग कॉपी करके ले लो. चलो नेक्स्ट वर्कआउट. कैलकुलेट द लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. फॉर्मूला है इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 25%. ये 25% फिक्स है हम लोग का. फेस वैल्यू एंड ऑफर प्राइस, तो 4 लाख इक्विटी शेयर है उसका 25% निकालेंगे. एक शेयर्स का प्राइस हम लोग का 10 रुपीज़ और हम लोग 25 रुपीज़ में बायबैक करने वाले, ये सब में दिया हुआ है. तो ये सबका कैलकुलेट करके आ गया 2,50,000. उसको हम लोग ने नाम दिया सी. चलो ये भी वर्कआउट करके ले लो. अब ये तीनों वर्कआउट करने के बाद हम लोग को फाइंड आउट करना है कि तीनों में से सबसे कम अमाउंट कौन सा है. लीस्ट ऑफ ए बी एंड सी, तो 2,12,500 आ गया. ये हम लोग का ए का अमाउंट है. देखिए तो ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, सी का अमाउंट, उसमें से सबसे जो कम अमाउंट है वो हम लोग लेंगे. तो वो अमाउंट हम लोग का बायबैक अमाउंट हो गया. ओके, तो ये लिख के ले लो लीस्ट ऑफ ए बी एंड सी. ये होने के बाद हम लोग को डी फाइंड आउट करना, द डेप इक्विटी रेशियो नॉट एक्सीडिंग 2:1 आफ्टर बायबैक. तो फॉर्मूला ऐसा है लोन फंड अपॉन ओन फंड माइनस बायबैक अमाउंट. लोन फंड हम लोग का 8 लाख था, ओन फंड 8,50,000 माइनस बायबैक अमाउंट जो हम लोग ने अभी फिक्स किया है. हम लोग का बायबैक अमाउंट ये आएगा. तो माइनस करके 8 लाख को मैंने 6 से डिवाइड किया, 6,37,500. तो रेशियो आ गया 1.25:1. तो ये 2 से नीचे है तो हम लोग बायबैक कर सकते हैं. अगर ये 2 से ऊपर हो जाता था तो हम लोग बायबैक नहीं कर सकते. तो ये सेंटेंस लिखना बहुत ज़रूरी है. वी कैन प्रोसीड विद द बायबैक एज द रेशियो डज नॉट एक्सीड 2:1 लिमिट. चलो ये भी वर्किंग कॉपी करके ले लो. नाउ सी हियर नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक, बायबैक अमाउंट डिवाइड बाय ऑफर प्राइस. 2,12,000 हम लोग का बायबैक अमाउंट है, ऑफर प्राइस 25,000 है. तो वी कैन बायबैक कितना 8,500 शेयर्स. आगे ऑफर प्राइस 25 है तो फेस वैल्यू 10 है तो प्रीमियम हो गया हम लोग का 15. चलो ये भी वर्किंग कॉपी करके ले लो. चलो अभी हम लोग का मेन फार्मूला वर्कआउट करते हैं. हम लोग इक्विटी शेयर्स 8,500 इंटू 10, तो हम लोग को 85,000 देना है. तो ये इक्विटी शेयर्स 85,000 या तो फ्रेश इश्यू, डिविजिबल प्रॉफिट या तो सिक्योरिटी प्रीमियम. फिलहाल सब में फ्रेश इशू के बारे में कुछ भी नहीं दिया तो वी आर यूजिंग डिविजिबल प्रॉफिट. हम लोग के पास जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व में से मैं 85,000 यूटिलाइज़ कर रहा हूँ. तो यहाँ ही पूरा अमाउंट मुझको मिल गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है. उसके अलावा आगे प्रीमियम ऑन बायबैक 8,500 के ऊपर 10-15 रुपीज़, तो मुझको 1,27,500 देना है. तो ये 1,27,500 या तो सिक्योरिटी प्रीमियम या तो डिविजिबल प्रॉफिट.
फर्स्ट मैं देखूंगा मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या उतना, तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो उसमें से मैंने 1,27,500 यूटिलाइज़ कर दिया, तो यहाँ से ही मुझको अमाउंट पूरा मिल गया, इसके लिए डिविजिबल प्रॉफिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ कम गिरता तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट से वो पैसा उठाता। चलो कॉपी करके ले लो वर्किंग ये दोनों भी। चलो नेक्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग का बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल 85,000, प्रीमियम ऑन बायबैक 1,27,000 जो हम लोग ने ऊपर फॉर्मूला वर्कआउट किया वहाँ से, इन दोनों को प्लस करके आया 2,12,500, दैट इज़ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो इतना अमाउंट हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना है। चलो एंट्री कॉपी करके ले लो। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन बायबैक, एंट्री आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक, क्योंकि प्रीमियम हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से दे रही है, इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आएगा। अगर हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट यूज़ करते तो डिविजिबल प्रॉफिट का भी नाम आता था, तो अभी फ़िलहाल हम लोग ने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ किया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक, और प्रीमियम का अमाउंट है 1,27,500, 1,27,500। नेक्स्ट एंट्री आएगा हम लोग का ट्रांसफ़र टू CRR। अब ये ट्रांसफ़र टू CRR जो हम लोग ने पहले फार्मूला में डिविजिबल प्रॉफिट जो यूज़ किया है वो अमाउंट CRR को ट्रांसफ़र होगा। तो फिलहाल हम लोग ने जनरल रिजर्व यूज़ किया है, तो जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसको हम लोग शॉर्टकट में कैपिटल CRR ऐसे कहते हैं। तो जितना डिविजिबल प्रॉफिट है उतना CRR में ट्रांसफ़र होगा। ओके, अभी एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग का 85,000 था, पकड़ के चलो 40,000 इक्विटी शेयर्स होता और 45,000 हम लोग का डिविजिबल प्रॉफिट होता, तो डिविजिबल प्रॉफिट में सिर्फ 45,000 जाता था। तो जितना डिविजिबल प्रॉफिट है उतना CRR होगा आपका। ओके, चलो ये भी कॉपी करके ले लो। नेक्स्ट एंट्री आएगा हम लोग का पे ऑफ, मतलब वी आर पेइंग दिस, तो इक्विटी शेयर होल्डर टू कैस्टॉक बैंक 2,15,000, मतलब इक्विटी शेयर्स का अमाउंट और प्रीमियम का अमाउंट हम लोग दोनों मिला के पे कर रहे हैं। चलो ये भी एंट्री कॉपी करके ले लो। चलो नेक्स्ट, चलो अभी ये बैलेंस शीट बना के ले लो। ये सब कुछ लिखना है जितना मैंने लिखा है। शेयर होल्डर्स फंड के बाद मैंने एरो 2 लिखा है, तो 2 लाइन छोड़ना है, मतलब ये जो लिखा है जहाँ 2 लिखा है वहाँ 2 लाइन छोड़ना है, 1 लिखा है वहाँ 1 लाइन छोड़ना है, और बाकी ये सब कुछ लिखना है आपको। चलो आफ्टर मेकिंग द बैलेंस शीट, उसके नीचे हम लोग को नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना है, उसके नीचे। तो फर्स्ट यहाँ देखिए पहला नोट्स ऑफ अकाउंट, शेयर कैपिटल ऑथराइज लिखना, ऑथराइज के सामने क्वेश्चन मार्क डालना है, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल के बारे में हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। 1 लाइन छोड़ के आपको लिखना है इशूड एंड पेड अप कैपिटल। नाउ सी, हम लोग के पास 40,000 इक्विटी शेयर्स था, उसमें से 8,500 हम लोग ने बायबैक किया, तो माइनस हो गया। तो माइनस करने के बाद हम लोग के पास कितना इक्विटी शेयर्स बचा, 31,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 31,500 इंटू 10 3,15,000। प्रेफरेंस शेयर्स जैसे थे उतने ही हैं हम लोग के पास, तो प्रेफरेंस शेयर्स 1000 है इंटू 100 तो 1 लाख हुआ, तो दोनों का प्लस करके हम लोग का हो गया 4,15,000। चलो ये पहला नोट्स ऑफ अकाउंट उसके नीचे बनाते जाओ। चलो नेक्स्ट शेड्यूल रहेगा आपका रिजर्व सरप्लस। नाउ सीयर सिक्योरिटी प्रीमियम, हम लोग के पास सिक्योरिटी प्रीमियम 1,27,500 था, वो हम लोग ने प्रीमियम देने के लिए यूज़ किया, तो वो ज़ीरो हो गया हम लोग का। जनरल रिजर्व हम लोग के पास 1 लाख था, उसमें से 85,000 हम लोग ने यूटिलाइज़ कर दिया, तो हम लोग के पास बचा 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस था 1,22,500, हम लोग ने कुछ भी यूटिलाइज़ नहीं किया, तो वैसे के वैसे आ गया। और यही 85,000 हम लोग का ट्रांसफ़र हुआ था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो वो 85,000, तो तीनों का प्लस करके हम लोग का आ गया 2,22,500। चलिए ये नेक्स्ट शेड्यूल लिख के ले लो। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग डिबेंचर्स जो हम लोग के बैलेंस शीट में था, उसके बाद ट्रेड पेबल्स में आएगा क्रेडिटर्स, ये भी हम लोग के बैलेंस शीट में था। टेंजिबल एसेट्स में नेट ब्लॉक, ये भी बैलेंस शीट में है, इसमें कोई वर्कआउट नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएगा। और लास्ट आएगा हम लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हम लोग के पास 10 लाख बैंक था, उसमें से 2,12,500 हम लोग ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया, तो माइनस करके फिगर आ गया हम लोग का 7,87,500। चलिए ये सब कुछ शेड्यूल बनाते जाओ।
ना जो भी हम लोग ने अभी ये नोट्स ऑफ अकाउंट्स बनाया, इसका जो भी टोटल है अभी हम लोग बैलेंस शीट में डालेंगे, जो ऊपर हम लोग ने बैलेंस शीट बनाया। तो नाउ सी हियर, आपके नोट्स ऑफ अकाउंट्स में देखते जाओ। शेयर कैपिटल का शेड्यूल नंबर ए है, उसका टोटल आया था 4,15,000, इज इट राइट। रीजन सरप्लस बी, उसका टोटल है, जो भी टोटल अमाउंट है यहाँ हम लोग को लिखना है। ओके, चलो लिखते जाओ ये। चलो सम कंटिन्यू कर दो और आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा आपका।